कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 9 है, जिसमें हम चैप्टर 3 स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और हमने टाइप्स ऑफ एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए थे ना? हाँ बिल्कुल। उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे क्वेश्चन और केस स्टडीज हैं वो डिस्कस नहीं हुई थी। कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। कंसेप्ट में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। ये हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट अगर मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है तो जरा हाथ उठा दीजिए ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। शाबाश जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। बिल्कुल ऐसे। देखिए, कोई भी एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। सिर्फ कुछ एक एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटर्न होना लाजमी है। उसके अलावा जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो ओरल हो या रिटर्न हो वो इक्वली वैलिड है। कौन कौन से एग्रीमेंट्स का रिटर्न होना जरूरी है? गिफ्ट, टाइम बार्डेड, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इनका रिटर्न होना जरूरी है। बाकी इसके अलावा जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं, इक्वली वैलिड है। और अगला क्वेश्चन आपने पूछा, इन्होंने कहा कि जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल्स थी वो क्या थी कि अगर देखें आप किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो 10 तारीख को कुछ चीज़ें डिलीवर करेगा बी को। अब अगर ड्यू डेट के ऊपर ए बी को चीज़ें डिलीवर नहीं करता तो बी के लिए एग्रीमेंट वाइडेबल है। यानी बी अगर चाहे तो उसे कह सकता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब तूने 10 को डिलीवर नहीं किया, अब मैं 12 को भी नहीं वसूल करूंगा। बी ये कह सकता है कि ड्यू डेट पे तुमने चीज़ें एक्सेप्ट चीजें डिलीवर नहीं की, मैं अब 10 के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये उसके लिए वाइडेबल हो गया। चाहे तो 10 के बाद एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो वो कहते मैं 10 के बाद भी एक्सेप्ट। इसी तरह अगर ए ड्यू डेट पे चीजें डिलीवर करता है बी को 10 तारीख, लेकिन बी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, अब देखिए बी का फॉल्ट हो गया। ये अगली एग्जांपल है। बी एक्सेप्ट नहीं करता तो ए के लिए अब ये एग्रीमेंट वाइडेबल हो गया। यानी ए अगर चाहे तो उससे कि अच्छा यार 10 को तुमने एक्सेप्ट नहीं ना की, मैं 12 को तुम्हारे पास पहुंच जाएगा दोबारा डिलीवरी लेके। चाहे तो ऐसे कर ले, चाहे तो वो उसको कैंसिल कर दे। यानी वो कहे मैं 10 का तय पाया था, मैं 10 को लेके आया, तुमने चीजें वसूल नहीं की, अब मैं 12 को भी नहीं लेके आऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म और तुम मुझे हर्जाना अदा करोगे। ये है वाइडेबल का कंसेप्ट। ठीक है कि दूसरी पार्टी की मर्जी है, चाहे वो उसे इन्फोर्स करवाए, चाहे उसे खत्म कर दे, चाहे कंटिन्यू रखे, चाहे खत्म कर दे। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड में से कोई क्वेश्चन पूछे भाई? हाइब्रिड वाले स्टूडेंट आते हैं, सो के चले जाते हैं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। कोई क्वेश्चन पूछे, हाइब्रिड वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लास आगे चलेगी, वरना नहीं चलेगी। चले भाई ठीक है, जो एंड पे पीछे करके छुप के टीए बैठे, हाँ जी आगे आ जाए। शाबाश शाबाश। ये दीजिए माइक। अगर कोई स्टूडेंट खुद से कहे तो उसे माइक दे, खुद से नहीं कहता कि किसी को भी माइक देने, जिसके पास माइक चला गया उसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जल्दी से पूछे। शाबाश शाबाश। हाँ जी जी भाई पूछे। जी जी वालेकुम अस्सलाम। भैया हाल चाल ना पूछो ना यार, सवाल पूछो जल्दी से। जी लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो आप लोगों के साथ करते हैं वो किसी लीगल चीज के बारे में होना चाहिए, किसी इलीगल काम के बारे में नहीं होना चाहिए। वो लीगल काम होना चाहिए, इलीगल नहीं। इलीगल करेंगे तो ला क्या आपको इन्फोर्स करवाएगा? वो काम कभी भी नहीं करवाएगा। अब इलीगल की बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। 3 बड़ी एग्जांपल आपने ध्यान में रखनी है। किसी भी पर्सन की जान, माल, इज्जत, इन 3 चीजों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी एग्रीमेंट अगर करेंगे वो इलीगल एग्रीमेंट होगा, वो इलीगल ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर जी। और कोई क्वेश्चन? जी जी हाँ शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक एग्जांपल लॉ ने हमें दी हुई है। क्वेश्चन इनका ये है कि अगर हमने किसी बाहर के मुल्क, किसी दूसरे मुल्क की पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है, हमारे मुल्क के मुताबिक वो अनलॉफुल है और दूसरे मुल्क के मुताबिक लॉफुल है, तो बताइए उसका स्टेटस क्या होगा? इसका जवाब यह है, डिपेंड करता है आपने केस किस मुल्क की अदालत में फाइल किया है। अगर आपने केस पाकिस्तान की अदालत में फाइल किया ना तो उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड लगेगा, और अगर केस आपने फॉरेन कंट्री में फाइल किया है तो वो लॉ लगेगा। अब ये बेसिकली पार्टी जब आपस में एग्रीमेंट कर रही होती है ना, उसको डिसाइड कर लेती हैं कि जब डिसएग्रीमेंट होगा हमने किस मुल्क की अदालत में इसको जाना है, तो जिस मुल्क की अदालत में भी जाएंगे उसका लॉ लगेगा। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की लॉ में वो केस फाइल होता है तो पाकिस्तान के लिहाज से वो फिर वाइड होगा क्योंकि इलीगल है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में वही एक्ट फॉर एग्जांपल लीगल है, वहां पे वैलिड समझा जाएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात इसकी एक बड़ी एग्जांपल मेरे ज़हन में आ गई, जुआ, वेजरिंग। पाकिस्तान में ये मना है, जुर्म है, लेकिन आप शायद वो सुनते हो कि कुछ फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें वो इसको कानूनी हैसियत हासिल है,
उसको वैलिड करते हैं। जी क्लियर हो गया क्वेश्चन आप? और कोई क्वेश्चन? जी आर्बिट्रेशन होता है दो पार्टी के दरमियान में जब लड़ाई झगड़ा हो उनका झगड़ा खत्म करवाना, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट। आपने कभी लफ्ज़ सुना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि अदालत से बाहर ही तस्फिया करवा दिया जाए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से सारी पार्टीज खुश होती हैं सिवाय वकीलों के। पार्टी ए फ्रीक ए भी खुश, फ्रीक बी, क्यों? उनके पैसे भी बचे, वकीलों को फीस नहीं देनी पड़ेगी, टाइम भी बचा, जज भी खुश, अदालतों के ऊपर बर्डन कम हुआ, वकील नाराज, क्यों भला? उनको पैसे नहीं मिलने अब। ठीक है, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एक अच्छा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है। ये आर्बिट्रेशन का मतलब यही है कि दोनों पार्टीज मिलके किसी तीसरे बंदे को अपना आर्बिट्रेटर सालिस मुकर्रर कर लें, जैसे पंचायत में होता है, क्या सालिस मुकर्रर कर रहे, और फिर जो वो फैसला करे उसके मुताबिक काम करें। क्लियर हो गया ये? लेकिन आर्बिट्रेटर जो भी फैसला करता है उसका रिटर्न फैसला होना जरूरी है, क्योंकि झगड़े वाले काम जो है ना ये ज़बानी कलामी नहीं होते। पहले एग्रीमेंट की ज़बानी कलामी करके वो झगड़े में पहुंची होंगी पार्टीज, तो दोबारा आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट, सुलह सफाई का एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। जी नॉट हेडिंग एसेंशियल में एक हेडिंग थी नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इसका मतलब यह है कि एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट लॉ ने क्लियरली कह दिया ये हमेशा वॉइड होंगे, ये कभी भी वैलिड नहीं होंगे। वो ठीक है, लॉ ने कुछ केसेस में कह दिया खुद से, इसीलिए हमने लिखा कि जो एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं वो वाला एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। कौन सा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए? जो लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है। इसीलिए ये हेडिंग बनेगी एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। एग्रीमेंट शुड नॉट बी दैट व्हिच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। और फिर उसने नीचे एग्जांपल्स बताई हुई हैं। किन की एग्जांपल्स? उन एग्रीमेंट्स की एग्जांपल जो कि लॉ ने एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर कर दी हैं। फिर एग्जांपल्स बताई हैं, किस चीज की एग्जांपल्स? उन केसेस की जो लॉ ने एक्सप्रेसली वाइड करार दे दी हैं। वो कौन कौन सी एग्जांपल्स है भाईजान? बताइए कौन कौन सी एग्जाम? हाँ जी, कौन सी? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, वाइड। किधर पहुंचे हुए थे यार? उधर अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट की हुई है आपने, इधर मैं लेक्चर करवा रहा हूँ। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वेजरिंग एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? वाइड एग्रीमेंट में और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? वाइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो पहले दिन से ही वाइड है। ऐसा एग्रीमेंट जो पहले दिन से ही वाइड है उसे कहते हैं वाइड एग्रीमेंट। और ऐसा एग्रीमेंट जो कभी ना कभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहा था, जो कभी ना कभी वैलिड हुआ और बाद में वाइड हो गया, उसे कहते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट है छोटा बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा। ठीक है, एग्रीमेंट छोटा। अब जो एग्रीमेंट स्टार्ट से ही वाइड था उसे कहते हैं वाइड एग्रीमेंट, और जो स्टार्ट में वैलिड था बाद में जाके वाइड हुआ, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर आप किसी के साथ इम्पॉसिबल थिंग, इम्पॉसिबल काम करने का एग्रीमेंट करें, वो क्या? वाइड एग्रीमेंट। वो पहले दिन से ही वाइड है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करे जो पहले वैलिड था, जैसे गाड़ी बेचनी है लेकिन बाद में गाड़ी जल गई, तो ये क्या हो गया? वाइड। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट था, अब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल या इनलीगल होने की वजह से अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, इसे वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, जब पहले दिन से ही कोई एग्रीमेंट फारग हो उसे वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। जब पहले दिन से वैलिड था सब्सिक्वेंटली वाइड हुआ तो उसे क्या कहेंगे? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, क्या जी बिल्कुल, ये भी एग्जांपल हो सकता है इसकी, सब्जेक्ट मैटर जब डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है उस वक्त सब्जेक्ट मैटर ठीक था और बाद में डिस्ट्रॉय हुआ तो ये है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा था उसी वक्त सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड था, वाइड एग्रीमेंट। और अगर बाद में हुआ, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। पार्शियल डैमेज होता जाहिर है, पार्शियल डैमेज भी वो चीज तो नहीं होगी ना। हाँ हाँ, वो आपसे कहे आधी गाड़ी है भाई, आधी ले जाओ। हाँ जी,
तो फिर भी वो चीज तो नहीं होगी ना, एक्सीडेंट होने पे भी वो चीज तो नहीं होगी जिसका एग्रीमेंट किया था, तो वो एग्रीमेंट खत्म। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नीचे एग्जाम टिप्स में लिखा हुआ है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं लिखा हुआ उन्हें नहीं, इसको छोड़ो इधर में। और की क्वेश्चन, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म, यानी आपने जब एग्रीमेंट करना है तो किसी ऐसी चीज का करना है जो परफॉर्म करना पॉसिबल हो, मुमकिन हो, और एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन भी सर्टन होनी चाहिए। अगर आपने किसी ऐसी चीज का एग्रीमेंट कर दिया जो इम्पॉसिबल है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। ठीक है, भाईजान से कहा भाईजान आपको 1 लाख रुपया दूंगा अगर आप मेरे लिए तारे तोड़ के लाएंगे आसमान से। ए भाईजान एग्रीमेंट कर लेते हैं, 1 लाख रुपया ले लिया, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? क्यों वैलिड क्यों नहीं है? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग। और इसी तरह अनसर्टन एग्रीमेंट में जो मेजर टर्म्स एंड कंडीशन है वो अनसर्टन नहीं होनी चाहिए, सर्टन। अच्छा, इसमें अनसर्टन और एब्सेंट होने में फर्क है। एब्सेंट होना अनसर्टन नहीं है। जब कोई चीज एब्सेंट होती है ना तो लॉ उसमें रीजनेबल इंपोज कराता है, लेकिन जब लिखी हो, लेकिन लिखे होने में अनसर्टेनिटी है। मैं आपको इतनी तनख्वाह दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे, मैं आपसे दोबारा माल तब खरीदूंगा जब आपका ये वाला माल मेरे लिए लकी साबित होगा। ठीक है, ये चीजें अनसर्टन है। मैं आपसे ये चीज खरीदूंगा या 500 के रेट में या 1000 के रेट में, अनसर्टन है। ठीक है, ये सारी चीजें अनसर्टन। ठीक है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और मैं इनके साथ एग्रीमेंट करता हूं कि मेरे पास जो गाड़ी है वो मैं आपको सेल करूंगा, ये नहीं बताया कौन सी वाली, क्या है, अनसर्टन। लेकिन अगर मेरे पास एक ही गाड़ी है और मैं कहता हूं वो गाड़ी सेल करने का एग्रीमेंट, तो क्या होगा, सर्टन। सर्टन। अगले बात बताएं। फिर मेरे पास 3 गाड़ियां हैं और मैं इनके साथ कहता हूं मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं सारी बेचने का एग्रीमेंट करता हूं, ये सर्टन क्या अनसर्टन? सर्टन। शाबाश। हालांकि इसमें क्वांटिटी बताई नहीं हुई कि 2 या 3 है, लेकिन जितनी भी है सारे का एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्टन, ये है सर्टन। तो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन अनसर्टन नहीं होनी चाहिए, और अनसर्टन में और एब्सेंट होने में फर्क है। और कोई क्वेश्चन? जी जी, ये हाँ, शाबाश। इन्होंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा सर आप अजीब तरीके से काम करवा रहे हैं, आपने रख दिया है कल टेस्ट हमारा और आपने हमें केस स्टडी सॉल्व करना सिखाई ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? देखें, अभी आपने केस स्टडी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना है ना। आपकी कोशिश ये होगी आज ही सर सारा कुछ सिखा दें, हमें केस स्टडी के एक्सपर्ट बना, नहीं भाई, ये मुझे अंदाजा है कि आपको स्टेप वाइज किस तरीके से लेके चलना है। पहले आपको कंसेप्ट समझाना है, फिर प्रेजेंटेशन करवानी है आपको। पहले प्रेजेंटेशन और बाद में कंसेप्ट नहीं चल। तो पहली चीज तो ये कि आपको पता है ना कल आपका टेस्ट है। अच्छा, जो फिजिकल वाले हैं उनके लिए सुन लीजिए, टेस्ट क्लासरूम टाइमिंग में नहीं होगा। ठीक है, क्लासरूम की टाइमिंग में नहीं, क्लासरूम के टाइमिंग होगा। रूम नंबर वगैरह आपको बता दिया जाएगा, कल शायद बता दिया है मैनेजमेंट ने, अभी नहीं बताया। लाइब्रेरी में हाँ बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा कि किस जगह पे टेस्ट रूम अभी आपका प्रिपेयर हो रहा है। अगर कल तक प्रिपेयर हो गया तो वहां पे होगा, वरना आपका टेस्ट लाइब्रेरी में या मैनेजमेंट जो भी रूम आपको बताएगी उस रूम में। लेकिन क्लास टाइम में बहरहाल नहीं होगा, हम क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसके लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो अलहदा से होगा। और आपको फ्लेक्सिबल टाइम बता दिया जाएगा कि सुबह 8 बजे से लेके 3-4 बजे तक आप किसी भी वक्त जाके टेस्ट दे सकते हैं। उसकी ड्यूरेशन जो है वो ऑन एवरेज हमारी 1 घंटा हुआ करेगी, लेकिन कल के टेस्ट के लिए ड्यूरेशन में थोड़ी कम रख रहा हूँ। ठीक है, ये तकरीबन कोई 35 से 45 मिनट के दरमियान का टेस्ट होगा। ठीक है, 45 मिनट का आपने ध्यान में रखिए। ठीक है, सिलेबस जो है हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट उसमें शामिल होगा। क्लियर हो गया? इसमें केस स्टडी की प्रेजेंटेशन के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आपने केस स्टडी को सॉल्व करते हुए यस नो नहीं लिखना, उसकी रीजन भी लिखनी है। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड, ऐसे नहीं लिखना। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज दिस इज एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड बिकॉज प्राइस इज सर्टन। ठीक है, इस तरीके से बिकॉज करके ना रीजन भी लिखनी है, यस या नो भी करना है, डिसीजन भी देना है, बेसिक डिसीजन भी देनी है। प्रेजेंटेशन आपकी अपनी मर्जी की, जैसे मर्जी लिखें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्लियर?
अच्छा ये तो था आपके लिए। अब ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए भी, जब तक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुंचेगा उनका टेस्ट जो है अवेलेबल हो चुका होगा। फिजिकल वाले स्टूडेंट तो टेस्ट सिर्फ उसी दिन दे सकते हैं जो टेस्ट का दिन है, लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स किसी भी वक्त किसी भी दिन टेस्ट दे सकते हैं। यानी अब से ऑनवर्ड तकरीबन जो सेशन, कब सेशन एंड हो रहा है, 30 जुलाई तक, 30 जुलाई तक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट किसी भी दिन कोई भी टेस्ट नंबर अटेम्प्ट करके सबमिट करवा सकते हैं, उनका टेस्ट इंशाल्लाह मार्क होगा। अब टेस्ट आपने किस तरीके से सबमिट करवाना है उसके लिए मैनेजमेंट अलहदा से कोई वीडियो वगैरह बना के आप लोगों के साथ शेयर करेगी या शायद शेयर कर चुके होंगे। आपने उसको फॉलो करना है और उसके मुताबिक टेस्ट को अटेम्प्ट करते जाना है। क्लियर हो गया आप लोग? अब जी भाई टेस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं? हाइब्रिड वाले जिन स्टूडेंट ने पूछा था भाई ने, वो बता दे मुझे। हाइब्रिड वाले भाई जल्दी से माइक दीजिए, हाइब्रिड वाले भाई को जल्दी से भाग के माइक दीजिए उनको। हाँ जी जी, जिन्होंने पूछा था क्वेश्चन, किन्होंने पूछा था? हाँ जी भाई, ये 5 सेकंड के अंदर भाई तक माइक पहुंच जाना चाहिए। 5? अच्छा चले, ठीक है हो गया, ठीक है, मुझे आवाज नहीं आई थी, ठीक है जी। चलिए और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए अब केस स्टडी की तरफ चलें। जी जी, शाबाश शाबाश शाबाश, पूछिए क्वेश्चन, शाबाश जी। अब 10 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन, लास्ट का लफ्ज नहीं बोलना आपने। आपके सर एक और क्वेश्चन है, शाबाश पूछे। जी जी जी, इन्होंने पूछा कि 12 साल का बच्चा बैंक में गया और कहने लगा मुझे लोन दीजिए। बैंक ने लोन दे दिया और कहा अच्छा पैसे आप जब 19 साल के हो जाइएगा ना तब दीजिएगा। उसके इंटरेस्ट ऐड होता रहा। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? रूल क्या बताया था? एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अगेंस्ट हिम। सिर्फ वाइड पे आके मैं रुक नहीं गया था, वाइड अगेंस्ट हिम कहा था। इसका मतलब है अगर आपने माइनर को लोन दिया ना तो उससे वापस नहीं मिलना आपको, लेकिन अगर माइनर से लोन लिया तो वापस करना पड़ेगा। उस वक्त आप ये नहीं कह सकते एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। माइनर से लोन ले लिया और क्या कहा? एग्रीमेंट विद माइनर इज ना 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 ना। हाँ, उसमें माइनर की फेवर में जा रहा है एग्रीमेंट। लॉ कहेगा इसको इन्फोर्स करवाओ। क्लियर हो गया जी क्वेश्चन? आंसर क्लियर जी साहब? क्लियर हो गया? मुझे ओके का बता दीजिए। चलिए और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें आप क्वेश्चंस की तरफ। देंगे जवाब इन क्वेश्चंस का? किताबें बंद कर दें फिर? बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत पढ़ लिया। सवालों का जवाब दीजिए, घर में पढ़ के आए होंगे ना। पहला का अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 टू व्हिच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। कॉन्ट्रैक्ट हो गया? इज देयर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम? यस। और अगर होता टू व्हिच बाबर रिस्पॉन्ड्स नेगेटिवली, कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। अगर होता टू व्हिच बाबर डज नॉट रिस्पॉन्ड, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ना होता। अगर होता बाबर इज थिंकिंग टू एक्सेप्ट, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जब तक कम्युनिकेट। शाबाश शाबाश, क्लियर ये? नेक्स्ट बी, अदील इनवाइटेड बाबर ऑन ए डिनर एट हिज होम। बाबर भाई मेरे घर आओ, डिनर तुम्हारे लिए बनाया है। बाबर भाई ने एक्सेप्ट कर ली इनविटेशन। बाबर भाई अदील के घर आ गए, लेकिन अदील ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, बाबर भाई आप तो सचमुच आ गए। अब बाबर भाई को चढ़ गुस्सा गया। बाबर भाई ने कहा अब मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। क्या बाबर भाई अदील को कोर्ट में घसीट सकते हैं? क्यों नहीं घसीट सकते? सोशल एग्रीमेंट है। कैसे पता चला सोशल एग्रीमेंट है? डिनर डिनर डिनर, शाबाश, बिल्कुल। लेकिन अगर पार्टीज एग्री करें, हो भी सकता है ये ना हम होटल में बुकिंग कराएं और 10 बंदों की बुकिंग, और जब उधर लेके जाएं होटल वाले ने सामान तैयारी ना किया हो, तो अब ये सोशल एग्रीमेंट तो नहीं ना रहेगा। अब इसमें तो हम उनके खिलाफ केस कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, होटल का बिजनेस है, वो फिर कमर्शियल में आ जाएगा। जी, होटल दोस्त का है तो फिर भी कमर्शियल में आएगा। है तो बिजनेस ही, है तो बिजनेस ही। 2 से भी चीजें खरीदेंगे, कमर्शियल एग्रीमेंट आएगा। मारिया ए माइनर बारोड, उधार लिए कि उधार दिया? अच्छा, एक होता है लैंड, एक होता है। जब मैं स्टूडेंट था ना दोनों में कंफ्यूज हो जाता था कि बारो और लैंड में से किसका मतलब उधार देना है, किसका मतलब उधार लेना है। तो फिर एक जगह पे एक बंदे ने सिखाया, उसने कहा जैसे ना सेंड भेजना, तो वैसे था लैंड देना, भेजना पैसे भेजना। सेंड या लैंड का मतलब पैसे दिए, उधार दिया। बारो का मतलब उधार लिया। तो मारिया ने उधार लिया लैला से
एंड एग्जीक्यूटेड मॉर्टगेज ऑफर प्रॉपर्टी, यानी एक लोन एग्रीमेंट कर लिया। मॉर्टगेज कहते हैं लोन एग्रीमेंट को, जिसमें उसने अपनी प्रॉपर्टी लैला की फेवर में दे दी कि अगर मैं आपको उधार वापस ना करूं तो प्रॉपर्टी आपकी, जमानत के तौर पे प्रॉपर्टी दे दी लैला ने। मारिया ने किसको? मारिया कौन है? माइनर। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्यों? ये अगेंस्ट माइनर है, ये अगेंस्ट माइनर है। एग्रीमेंट इज वाइड अगेंस्ट माइनर। अच्छा, और अगर मारिया मेजर होती तो एग्रीमेंट वैलिड होता। भाई क्लियर? जी भाई। दोनों माइनर हो फिर एग्रीमेंट डबल वाइड। पूछो पूछो जी। हाँ, ये बंदे ने एडवांस का, उसने कहा सर चलो ये एग्रीमेंट तो खत्म हो गया, लेकिन लैला जो मारिया को 1 लाख दे बैठी है, उसको बाद में पता चला तो अब क्या उसके पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन, एक कोर्स ऑफ एक्शन है। वो क्या है? अगर लैला ने अभी पैसे खर्च नहीं ना किए हुए, अभी खाए पिए नहीं है और उसके पास हैं, तो मारिया वो पैसे उससे छीन के ले जा सकती है। लैला मारिया से पैसे छीन के ले जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मारिया ने कहा लैला बहन मुझे जरा 1 लाख रुपया उधार तो दो। उसने 1 लाख दे दिया। बाद में मारिया ने कहा मैं तो माइनर हूं, मैं तो वापस नहीं करूंगी। लॉ कहता है जो एग्रीमेंट हुआ ये वॉइड है। लेकिन लॉ ये कहते हैं इसका ये मतलब भी नहीं कि माइनर लोगों को धोखा देता फिर है, तो हम उसको कहेंगे तो कुछ नहीं। लेकिन अगर जो उसने पैसे लिए हुए ना, अगर माइनर के पास हैं, तो फिर जिस बंदे ने पैसे दिए हैं वो उससे रिटर्न करवा सकता है। बल्कि आईकैप की एक केस स्टडी थी, उसमें उसने कहा था 1 लाख रुपया था ना, माइनर ने 40,000 रुपए में मरीम की सैर कर ली और 60,000 रुपए में एक अच्छी सी बाइक ले ली। तो अब बताइए क्या? हमें कहा मरी के जो बिजड़ के पैसे खाए पिए गए वो खाए पिए गए, लेकिन बाइक जो है उसको रिकवर करवाया जा सकता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन जो आपने पूछा था? ठीक है, तो अगर मारिया के पास पैसे मौजूद है तो उससे लैला रिकवर करवा सकती है। लेकिन ये मॉर्टगेज वाला एग्रीमेंट फारिग है, खत्म हो गया। जी मेरे भाई। नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, माइनर गया तो माइनर को लॉ बहुत प्रोटेक्ट करता है, माइनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कोई। हाँ, क्या ये कह सकते हैं कि अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट हो तो वो एग्रीमेंट एज अगेंस्ट माइनर वाइड है, लेकिन एज अगेंस्ट अदर पार्टी वैलिड है? तो बिल्कुल वैलिड है। अगर यही उधार मारिया ने लैला को दिया होता तो फिर तो लैला को वापस करना पड़ता, फिर एग्रीमेंट वैलिड होता। बेशक वो यूज भी कर लेते, बिल्कुल जी। लैला को अगर एज अगेंस्ट लैला वैलिड है तो जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी मारिया को। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख काट के बाकी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दे या उसके पैसे दे दे। वो कोर्ट फिर डिसाइड करता है ना कि किस तरीके से सेटलमेंट होगी। लेकिन अहम चीज ये है कि मारिया का राइट होगा रिकवर करवाने का, लेकिन लैला का राइट नहीं है रिकवर करवाने का मारिया से। क्यों? मारिया माइनर है। भाई क्लियर हुआ? ये सेकंड बेंच पे हाइब्रिड में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये बताइए आपको क्लियर हुआ? जी हाँ जी, आपको ये ब्लू शर्ट वाले, हाँ जी आप ही को क्लियर हुआ? हाथ उठाइए जरा, माइक में जवाब दीजिए, मेरे तक आवाज आनी चाहिए। हाइब्रिड वाले सोए रहते हैं। जी भाई समझ आया आपको? चलिए ठीक है। ये आवाज की सेटिंग कुछ अच्छी नहीं, परमानेंट नहीं अच्छी हो सकती। चलिए ठीक है। साथ वाले से पूछे समझ आया? साथ वाले से पूछे समझ आया? भाई जल्दी बताएं क्या समझ आया, जल्दी बताएं क्या समझ आया। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, क्या समझ आया मुझे? जी बताइए, जी बताइए क्या समझ आया? बताए कि माइनर, अब एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड है, पूरा बताएं। वाइड अगेंस्ट हिम यानी माइनर के अगेंस्ट वाइड है, लेकिन अगर एग्रीमेंट माइनर के फेवर में हुआ तो वो वैलिड है। बोले एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम। एग्रीमेंट विद माइनर, बोले एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम। शाबाश, ठीक है भाई, शुक्रिया। आगे चलते हैं जी। आगे क्या कह रहे हैं? अदील ऑफर्स टू बाय कंप्यूटर फ्रॉम बाबर। अदील ने कहा बाबर भाई आज तुम्हारे पास कंप्यूटर है, मेरे को 50,000 का दो। बाबर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली, व्हाट इज द कंसीडरेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट? अदील के लिए कंसीडरेशन है कंप्यूटर, बाबर के लिए कंसीडरेशन है। अदील बन के सोचे तो हमें क्या मिल रहा है? ये कंसीडरेशन है। बाबर बन के सोचे हमें क्या मिल रहा है? 50,000, वो हमारे लिए कंसीडरेशन है। अदील बन के सोचे तो प्रॉमिसर कौन है? प्रॉमिसर जिसने वादा करना है। अगर एक मिनट, अगर
अगर पैसों के हिसाब से सोचें, पैसों के हिसाब से सोचें तो प्रोमिसर कौन है? जिसने पैसे देने हैं, जिसने पैसे देने हैं। देखिए इसमें दो प्रॉमिस है ना, एक है प्रॉमिस, एक पार्टी ने दूसरी को कहा मैं तेरे को 50,000 दूंगी, दूसरी पार्टी ने पहली को कहा मैं तेरे को कंप्यूटर दूंगा। दो प्रॉमिस है ना। तो पहला प्रॉमिस कौन सा है? पैसे देने वाला। उसके लिहाज से प्रॉमिसर कौन है? अदील। और प्रॉमिसी कौन है? बाबर। और जो दूसरे वाला है, यानी हम आपको कंप्यूटर देंगे, इस प्रॉमिस, ये भी प्रॉमिस है ना, इसमें प्रॉमिसर कौन है? और प्रॉमिसी कौन है? अदील। यस, ये बात समझ आई। कंसीडरेशन भी दोनों पार्टीज के लिए होती है और प्रॉमिस भी दोनों पार्टीज एक दूसरे से कर रही होती हैं। ठीक है। प्रॉमिसर का मतलब जिसने कुछ वादा किया हो, और प्रॉमिसी का मतलब, ठीक है भाई, मेरे से वादा कीजिए कि आप आज जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा आप सारी असाइनमेंट करके आएंगे, वादा करें, तो मैं आपको कल शाबाश दूंगा। शाबाश दूंगा। अब इसमें देखें, इसमें वाइड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट। चले मैं आपको 10 रुपए, अगर मैं ये वादा करता हूं, अगर मैं कर नहीं रहा, अगर मैं करता हूं तो ये, अगर असाइनमेंट वाले प्रॉमिस में ये प्रॉमिसर है, मैं प्रॉमिसी, और 10 रुपए वाले प्रॉमिस के वाले से मैं प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी। क्लियर हो गया? प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, प्रॉमिसर, ये आगे लफ्ज आएगा तो मैं अभी आपको इसके साथ फेमिलियर करवा रहा हूं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। शाबाश। दो कैसे? अदील बीट्स बाबर, अदील ने बाबर को मारा, एंड कंपेल्स हिम, मजबूर किया, टू सेल, कि उसकी बाइक 20,000 में बेच दे, 100 रुपए में बेच दे, मोबाइल 100 रुपए में बेच दे। बाबर एग्री कर गया। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? फिर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक मिनट है, इसी से पूछ लेते हैं। अगर सही जवाब दिया तो मोबाइल को वापस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? शाबाश, ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड वाली। बोले तो इधर कौन सी पार्टी है? बाबर। एट द ऑप्शन ऑफ बाबर है। केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी लिखेंगे कि एट द ऑप्शन ऑफ बाबर लिखेंगे? भाई क्लियर हो गया? वॉइडेबल का मतलब समझ आ गया, यानी बाबर को वारा खाता है तो ठीक है, वरना नहीं। हो सकता है बाबर ये सोचता हो यार अच्छा बात है, हर 2 किलोमीटर के बाद साइकिल बाइक पंचर हो जाती थी, अच्छा जान छूटी, तो इस एग्रीमेंट को वो इन्फोर्स भी करवा सकता है, वरना। अच्छा क्या रीजन लिखनी चाहिए हमें? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। क्या रीजन लिखनी चाहिए क्यों वाइडेबल है? क्या रीजन है? कोई नहीं बोलेगा। कंसेंट। शाबाश, कंसेंट इज नॉट फ्री। क्लियर हो गया? ये आगे चले। आजम एडवांस मनी टू हिज सन बाबर ड्यूरिंग हिज मिनोरिटी। आजम ने अपने बेटे बाबर को, जब वो माइनर था, पैसे दिए। अच्छा बताइए, बाप और बेटे में एग्रीमेंट हो सकता है? बिल्कुल। बाप और बेटा एक ही लीगल आइडेंटिटी है कि सेपरेट लीगल पर्सन है? ठीक है। जिस तरह आप किसी बाहर के बंदे को उधार देते हैं तो वापस लेने के हकदार हैं, उसी तरह अगर आपने अपने भाई को उधार देते हैं, बहन को उधार देते हैं, वालिद साहब को उधार देते हैं, बच्चे को उधार देते हैं, तो वापस भी ले सकते हैं थ्रू एग्रीमेंट। नहीं, अगर वो देना चाहे नहीं दो, अगर वो ना भी देना चाहे फिर भी रिकवर करवा सकते हैं, जैसे बाहर की पार्टी के साथ करवा सकते हैं। जी क्या? हर एक से करवा सकते हैं, हर एक से करवा सकते हैं, दिए हो तो। नहीं डोमेस्टिक, हाँ सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट, लेकिन अगर इंटेंशन है, अब ये देखिए आगे वो क्या बताता है आपको इंटेंशन कैसे। अपॉन बाबा कमिंग ऑफ एज, यानी कम ऑफ एज मुहावरा होता है कि जब वो मेजर हो गया, मुहावरा ना इंग्लिश का। आजम ऑब्टेन्स ए बॉन्ड, आजम ने बॉन्ड लिया, एग्रीमेंट लिया बाबर से फॉर ए ग्रेट, ये देखिए इसका बॉन्ड लेना शो करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, कि सोशल एग्रीमेंट नहीं है वो। फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेस, जितना एडवांस दिया था उससे ज्यादा अमाउंट का साइन करवा लिया बॉन्ड कि वो पैसे अदा करेगा। लाख रुपया एडवांस किया था, 2 लाख एग्रीमेंट करवा लिया। बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है, वालिद होने की हैसियत का फायदा उठाते हुए, मिस यूज करते हुए ज्यादा अमाउंट का एग्रीमेंट। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा पहले एक मिनट, इसका जरा थोड़ा एनालिसिस करते हैं। बेटा 12 साल का है, बाप ने या चचा ने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दोगे, एग्रीमेंट वैलिड है? वाइड अगेंस्ट माइनर। दूसरा केस,
12 साल का बच्चा, उसके साथ बाप ने एग्रीमेंट किया जब तुम 18 19 20 साल के हो जाओगे तो मुझे 1 लाख रुपया दोगे, एग्रीमेंट वैलिड। जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त वो माइनर है, पेमेंट जब मर्जी करनी है, जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ वो माइनर है तो एग्रीमेंट है वॉइड। वॉइड क्लियर हुआ। अच्छा, अब सर्विसेज प्रोवाइड की जब वो माइनर था, परवरिश तब की, जब 20 साल का हो गया तो उसे कहा अब की एग्रीमेंट करो 20 साल की उम्र में मेरे साथ कि मैंने जो तुम्हें बचपन से पालता रहा हूं उसके पैसे दो। क्या एग्रीमेंट वैलिड है? क्यों? वाइड यू जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन वो माइनर था कि मेजर था? 20 साल का किया ना, माइनर के मेजर, एग्रीमेंट वैलिड है। अब क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त कंसीडरेशन दी गई उस वक्त वो माइनर था, तो याद रखें कंसीडरेशन में भी पास्ट और प्रेजेंट, कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, तो पास्ट कंसीडरेशन इज इक्वली वैलिड। पास्ट कंसीडरेशन वैलिड, यानी हमने ये देखना है कि जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज माइनर है कि नहीं है, जिस वक्त कंसीडरेशन प्रोवाइड की गई उससे लिंक नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं है, उस वक्त वो माइनर हो सकता है, लेकिन जिस वक्त एग्रीमेंट होना चाहिए उस वक्त मेजर हो तो फिर, तो यहां पे एग्रीमेंट किस वक्त हुआ? जब ये वाला एग्रीमेंट, ये वाला एग्रीमेंट पढ़ के मुझे बताइए एग्रीमेंट कब हुआ, जब वो मेजर था कि माइनर था? पापा ड्यूरेशन पूरा पढ़ ले मेरे भाई। उसने कंसीडरेशन तब दी है जब वो माइनर था, वो एग्रीमेंट कब किया? तो क्या ये एग्रीमेंट विद माइनर है? क्या एग्रीमेंट विद मेजर है? शुक्र। और भाईजान एग्रीमेंट विद माइनर है कि मेजर है? पैसे दिए मेजर मिनोरिटी में, एग्रीमेंट किया जब वो मेजर हो गया था, एग्रीमेंट विद माइनर है क्या एग्रीमेंट है? तो एग्रीमेंट वैलिड है। अब ठहर जाए, जैसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना वैसे चले ना, तो एग्रीमेंट, अगर ये यहाँ पे खत्म हो जाता ना, यहाँ पे जहाँ पे कोमा लगे यहाँ पे फुल स्टॉप होता ना, तो एग्रीमेंट वैलिड था। लेकिन आगे उसने कहा एग्रीमेंट तो ठीक है, लेकिन उसने मिस यूज किया है, हायर अमाउंट, मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंटल कौन सा पॉइंट चेंज में आ रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एग्रीमेंट क्या होगा? इसमें फ्री कंसेंट है क्या? नहीं है। फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल है। अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्री कंसेंट इज नॉट फ्री। आगे चलते हैं भाई, ये समझ आया? इसका मतलब है जब माइनर हो तो एग्रीमेंट किया तो वाइड अगेंस्ट हिम, मेजर हो तो एग्रीमेंट किया तो वैलिड। कंसीडरेशन से फर्क नहीं पड़ता कब दी, एग्रीमेंट से फर्क पड़ता है कब किया। जी 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 वाइड है अगेंस्ट माइनर, क्योंकि उन्होंने कहा जब बाप, बच्चा माइनर था, बाप ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जब तुम 18 साल के हो गए तुम्हें बाइक लेके दूंगा, गाड़ी लेके दूंगा, नहीं, ये एग्रीमेंट ये तो वाइड इन दी फेवर हो गया ना, ये तो उसकी ये तो वैलिड हो जाएगा। बाप ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी परवरिश पे जो कोई मेरा खर्चा है तुम मुझे वापस दे देना पैसे। ये एग्रीमेंट कब किया? जब वो माइनर। क्या एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं है। क्लियर हुआ मेरे भाई? आगे चलते हैं। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। Abid, Bakar and Farhan enter into an agreement of the division among them of gains acquired are to be acquired by them by fraud. और कहा यहाँ से ट्रेन निकलती है कोयला लेके, तो ट्रेन को हम रोकेंगे, उसमें सारा कोयला जो भी चीजें लूट मार करके सारी छीन लेंगे, उसके बाद सारा माल आपस में ईमानदारी से बांट लेंगे। ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड? अगर एक आदमी इनमें से ज्यादा हिस्सा लेके भाग जाए वो उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। क्यों नहीं? रीजन इल्लीगल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल है, इल्लीगल है। अनलॉफुल इल्लीगल एक ही चीज। क्लियर? ये वॉइड है, वॉइडेबल तो नहीं है। बी, अमीर प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बाबर एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस, सरकारी नौकरी मिलेगी उसे। एंड बाबर प्रोमिसेस टू पे ₹10 मिलियन टू अमीर, और बाबर कहता है मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। ये क्या है? सरकारी नौकरी पैसों के बदले देना क्या है? रिश्वत, इल्लीगल है। तो ये एग्रीमेंट क्या है? ये जिस केस के ऊपर ये बना है ना, उस केस में उस बंदे ने पैसे लिए थे, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले उस बंदे की ट्रांसफर हो गई थी जिसने पैसे लिए हुए थे, वो दूसरे डिपार्टमेंट चला गया। अब ये बंदा उसके पीछे गया, अब जो बंदा खा भी चुका होता है पैसे, अब उसने कहा भाईजान मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर लिखने ही लगा था, गवर्नमेंट ने मुझे ट्रांसफर कर दिया, मेरा कसूर नहीं है, मैं आपको पैसे कुछ नहीं दे सकता।
तो जिस बंदे ने 10 मिलियन दिया था उसने कोर्ट में केस कर दिया, बताइए क्या उसे पैसे वापस मिले होंगे? नहीं मिले थे। कोर्ट ने कहा ये एक्ट अनलॉफुल है, इसमें हम सपोर्ट करते। कोर्ट कहता है हम क्रिमिनल्स को लीगल प्रोटेक्शन या लीगल सर्विस नहीं दे सकते। क्रिमिनल्स हमारे पास ना आए हमसे हेल्प मांगने, तो इसीलिए वो इलीगल एक्ट जो होंगे जिस एग्रीमेंट में वो वाइड है उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अंजुम who knows that Kanwar has stolen goods amounting to rupees 500,000 receives rupees 100,000 from Kanwar in consideration of not exposing him। अंजुम कंवर चोरी कर रहा था, अंजुम ने देख लिया, अंजुम सिक्योरिटी गार्ड था। एक अंजुम ने उसने कहा भाई क्या चोरी कर रहे हैं आप? मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम चुप रहो, किसी को ना बताना, ये 1 लाख रुपया पकड़ो। 1 लाख रुपया आप सुनने आगे जरा, कहानी पूरी सुन ले। फिर अंजुम ने 1 लाख रुपया ले लिया, ठीक है, उसे एक्सपोज ना करने का, और बाद में उसे एक्सपोज भी कर दिया। क्या कंवर अंजुम से 1 लाख वापस ले सकता है जो उसे चुप रहने का दिया था? नहीं। क्यों? इलीगल, इसको इन्फोर्स करवाया नहीं जा सकता। तो जब कभी कोई लगे आपको क्रिमिनल है, कोई चोरी कर रहा था, कोई जुर्म कर रहा था, आपको पता चल जाए, आपने उससे पैसे भी ले लेने हैं और फिर बाद में लोगों को बता भी देना है, ठीक है, क्योंकि वो थ्रू एग्रीमेंट हमसे पैसे रिकवर नहीं करवा सकता। 7A Azam and Babar carried on business in a certain locality in Karachi. Azam promised to stop business in that locality if Babar paid him rupees 1,000 per day. Azam stopped his business but Babar did not pay him the promised money. Can Azam recover the agreed amount? हमने पढ़ा है एग्रीमेंट इज स्टेट ऑफ ट्रेड आर वाइड, तो उसको तो हाँ बिल्कुल एक्सप्रेसली वाइड है, उसको क्लियरली रोक रहा है ना कि मेरे से पैसे ले लो और कारोबार ना करवा, ये एग्रीमेंट वाइड है। क्लियर? ये समझ आ गया? अच्छा, अगर इसमें वो पैसे ले लेता और फिर भी काम करता रहता तो वो पैसे वापस रिकवर हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। B Aslan promises to pay rupees 10,000 fee if it rained today, and B promises to pay rupees 1,000 to Aslan if it did not। ये क्या है? ये जुआ है। बारिश हुई तो पैसे, बारिश दाना फेंकेंगे, ये इवन आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ओड नंबर आया तो तुम मुझे देना, ये सारे क्या है? वेज नहीं लग रहा। वाइड। Which of the following agreements are uncertain hence void? हाँ, ये अब आपकी जजमेंट कॉल होगी, आपने बताना है कौन कौन से अनसर्टन है एग्रीमेंट, इनमें से कौन कौन से अनसर्टन है। स्टार्ट करें भाई। स्लीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। क्यों? ऑयल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पता नहीं कौन सा है। कंसीडर नहीं, वो जब उसने कह दिया ना 100 एग्रीज टू सेल, तो कंसीडर जब नहीं है तो रीजनेबल प्राइस मिलेगी ना मेरे भाई, बताया है ना, मार्केट प्राइस मिलेगी। लेकिन पहले तो यही चीज नहीं है कि वो किस बिक क्या चीज रही है। तो ये गिवन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बेस पे वाइड करना है कि एब्सेंट इंफॉर्मेशन की बेस पे? गिवन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बेस पे। दाऊद हु इज ए डीलर इन कोकोनट ऑयल एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। ये सब में वही एग्जांपल हो गई। ऊपर बहुत सी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी बेचूंगा वाइड, नीचे एक ही गाड़ी है वो बेचूंगा वैलिड। पता कोकोनट ऑयल में डील कर रहा है तो ऑयल बोले तो कोकोनट ऑयल ही होगा, और भी थोड़ी होगा। सी सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर ऑल द ग्रेन इन माय ग्रैनरी एट पिशावर। पिशावर में मेरे गोदाम में जितनी भी चीजें हैं ले जाओ। हालांकि क्वांटिटी नहीं मेंशन, लेकिन ऑल बताओ जितनी भी सारी, ठीक है। नहीं, वो आपस में एग्री कर लेंगे ना कि अच्छा ऑल उधर जो पड़ी हुई है ना, बस अब तुमने उधर नहीं जाना। जी जी जी। देखिए, अगर उसने कहा ऑल द ग्रेन इन माय ग्रेनरी, अगर पेशावर ना लिखा होता तो फिर अगेन ये वही केस बन जाता। अब वो अगर उसने क्वेश्चन में ये मेंशन किया होता फिर कि वो एक ही जगह पे उसका गोदाम है या मुख्तलिफ जगहों पे है, अगर मुख्तलिफ जगहों पे गोदाम है फिर आपकी बात ठीक है, वो वाइड होता है एग्रीमेंट, क्योंकि उसने नहीं बताया कौन से गोदाम की सारी चीजें बेच रहा हूं। लेकिन अगर उसका गोदाम ही एक है तो फिर उसी गोदाम की चीज है ना। पेशावर तो फिर वाइड है। फिर अगर पेशावर में 2-3 गोदाम है उसके तो फिर वाइड है। देखिए क्वांटिटी नहीं, उसने जब कह दिया कि सारी, तो इसका मतलब है सारी जितने भी हैं। देखिए लॉ असल में ना एक कंसेप्ट होता है लॉ का
कि कोई चीज सर्टन हो या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन हो। ये अल्फाज ज़हन में, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन का मतलब अभी सर्टन नहीं लेकिन सर्टन की जा सकती है। इसके दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल तो ये है, क्या नहीं हमें सर्टन के कितनी ग्रेन है लेकिन सर्टन की जा सकती है, कैसे? उसके गोदाम में जाके। उसी तरह एक और एग्जांपल है मिलती जुलती, कि मैं इनके साथ एग्रीमेंट करूं कि मैं, आपको पता है हफीज सेंटर में मोबाइल की डेली प्राइसेस निकलती हैं हर मॉडल की, ठीक है? मैं इनके साथ एग्रीमेंट करूं कि मैं आपको अपना मोबाइल बेचूंगा 25 तारीख को, जो भी हफीज सेंटर मार्केट में प्राइस होगी डिटरमिन की जाएगी उसके 80% के हिसाब से। अब बताइए इसमें प्राइस सर्टन है कि नहीं है? ला कहता है प्राइस सर्टन नहीं लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है, इसलिए हम इसको सर्टन ही कहेंगे। मेंशन नहीं की हुई कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन तो है ना। उस 20-25 तारीख जो भी मेंशन की है उसमें जो भी प्राइस निकलेगी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी अथॉरिटी की तरफ से, उसकी बेस पे एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सर्टन है, हालांकि क्वांटिटी नहीं लिखी हुई लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। कुछ समझ आए? आगे, सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 1000 मन्स ऑफ राइस एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय काशिफ। मैंने कहा 1000 मन राइस खरीदूंगा, किस प्राइस पे? जो काशिफ फिक्स करेगा। सर्टन नहीं है लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। ये असल में ओरिजिनल थी, ये एग्जांपल निकाली थी। बहुत सी चीजों की प्राइस ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो जब ट्रेडर आपस में एग्रीमेंट करते हैं ना तो गवर्नमेंट की प्राइस के साथ लिंक कर देते हैं कि मैं मेरी जितनी भी गन्ने की फसल होगी मैं सारी की सारी शुगर इंडस्ट्री, आपकी शुगर, इसको बेचूंगा एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑन दैट डे। ये एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि जो होता है ना फार्म किसान वगैरह वो पहले से एग्रीमेंट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात तो फसल अभी उन्होंने बोई भी नहीं होती, तो पहले से सेल का एग्रीमेंट कर लेते। तो किस प्राइस पे करते हैं? हाँ जी, वो हमें लिख लेते हैं एट ए प्राइस टू बी डिसाइड फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये डी क्या है? सर्टन। ठीक है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ई स्लीम एग्रीज टू सेल टू बाबर माई वाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1000। इससे तो अच्छा था कोई कीमत लिखता ही ना, उसने दो कीमतें लिख दी, ये अनसर्टन हो गया। अगर कीमत ही ना लिखता वो ज्यादा बेहतर था, रीजनेबल प्राइस होती, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होती। ये डीई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अंजुम एग्रीज विद साजिद टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैचिंग इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इम्पॉसिबल थिंग। Which of the following agreements are valid? An oral agreement for arbitration about present disputes. ये वैलिड है? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा या ये एग्रीमेंट वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटर्न होने चाहिए। और कौन से एग्रीमेंट से रिटर्न होने चाहिए? और कौन कौन से एग्रीमेंट रिटर्न होने चाहिए? ये हाइब्रिड में टीए आपके बिल्कुल साथ जो आगे बच्चा बैठा है इससे पूछे। हाँ जी, आईसी से, हाँ, जिसके कंधे पे हाथ रखा है। ले भाई बताइए जरा जल्दी से, और कौन कौन से एग्रीमेंट से रिटर्न होना जरूरी है? एक तो आर्बिट्रेशन हो गया, और बोल भाई बोल, भैया बोल दे है। गिफ्ट का था एक, शाबाश। टाइम बार डेट का था, शाबाश, बेहतरीन। तो ये एग्रीमेंट जो है क्लैपिंग भाई के लिए। ये हमारे कैमरामैन ने भी क्लैपिंग की आपके लिए, शाबाश। हमने कहा पहुंचा दे, हमारी तो नजर आ गई होगी, भाई की नहीं नजर आई होगी, शाबाश। अदील वर्बली प्रॉमिसेस टू सेल हिज बुक टू बाबर फॉर ₹1000। क्या वर्बली एग्रीमेंट हो सकता है? बस हो सकता है, हो सकता है। वर्बली भी हो सकता है, बल्कि बाय कंडक्ट भी हो सकता है। अफ्तारी आज, अफ्तारी ऐसे कर दो। अब एग्रीमेंट हो गया हमारा, अफ्तारी करानी है। सोशल एग्रीमेंट, हाँ वैसे सही कहा, ये सोशल एग्रीमेंट है। तो वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है, इक्वली वैलिड। कमेंट ऑन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना, टाइप पढ़ी ना, वैलिड, वॉइड, वैलिड। अमजद एग्रीज टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर ₹450,000। शाबाश। मारिया ए माइनर borrowed ₹100,000 फ्रॉम लैला एंड एक्जीक्यूट मॉर्गेज। वॉइड अगेंस्ट मारिया, वॉइड अगेंस्ट मारिया। सी ए म्यूजिक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर ए सीरीज ऑफ कंसर्ट। ये अहम एग्जांपल है, अहम बार बार आएगी। म्यूजिक हॉल रेंट आउट किया गया कंसर्ट के लिए। हॉल कॉट फायर बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तीन ऑप्शन दे रहा हूं। वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, कभी ना कभी इन्फोर्सेबल था, बाद में आग लगने की वजह से वाइड हुआ। ये है वाइड कॉन्ट्रैक्ट भाई। वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में पूछ रहे थे, ये है वाइड, बाद में हुआ। और अगर जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा था उससे पहले ही आग लगी होती तो ये वाइड एग्रीमेंट होता, इस वक्त ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। सी डी, Azam threatens to kill Babar if he does not sell his BMW for rupees 1 million to Azam. Babar contracted to sell his BMW to Azam and receives the payment. Voidable at the option of Babar. Reason, reason किसने बतानी है? Consent is not free. अच्छा बताइए, अगर पेमेंट ना लेता फिर भी यही केस था, पेमेंट ले ली फिर भी यही केस है, ठीक है, वाइडेबल है। फर्क सिर्फ यह है कि अगर पेमेंट ले ली है ना और अब वो उसको वाइड करार दिलवाता है बाद में, तो फिर पैसे वापस करने पड़ेंगे, फिर बाबर को पैसे वापस करने, अगर बाबर कैंसिल करता है इसको। ई अंजुम, हु नोज दैट कमर हैज स्टोलन गुड्स, कितनी दफा गुड स्टोरी करेगा वो कहता है मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करूंगा, 1 लाख दे दो। वाइड एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट के वाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, एन ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन अबाउट प्रेजेंट डिस्प्यूट। अच्छा आपको क्या पढ़ाएं, अब टाइम तो हो गया है। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये मेरा ख्याल है अब ये कल ही पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर हमें खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।